हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने टॉपिक स्टार्ट करा था ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने पहली ब्रांच के बारे में समझ लिया था कि क्या होती है ये फील्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं दूसरी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन रिलेटेड टू साइकोलॉजी के बारे में, डैट इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड्स साथ में आ रहे हैं आकांक्षा, एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजी की फील्ड तो है ही। यानी कि यहाँ पर जो हम पहले बात कर रहे थे कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में, यहाँ पर हम बात कर रहे थे माइंड के कनेक्शन के बारे में, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, प्रोसेसिंग, परसेप्शन, मेमोरी, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर इस फील्ड के अंदर जिसको बायोलॉजिकल साइकोलॉजी नाम दिया जा रहा है, यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से लेना देना है बॉडी के साथ। यानी कि जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं उनका लिंक जो है हमें माइंड के साथ इस्टेब्लिश करना है, और जो ये काम करा जाता है जिस फील्ड में, उस फील्ड को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो यहां पर सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का फोकस किस चीज़ के ऊपर है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकस करती है, ये वाली फील्ड, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम। अब बिहेवियर जैसी जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि इंसान का बिहेवियर उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी कॉग्निशन के साथ जुड़ा हुआ है, माइंड से रिलेटेड होता है बिहेवियर का एस्पेक्ट। दिमाग में पहले कोई चीज़, कोई आइडिया उत्पन्न होगा जिसका असर व्यवहार की फॉर्म में, स्वभाव की फॉर्म में, इंसान के रवैये की फॉर्म में बाहर निकलेगा। और ये जो बिहेवियर है इसका लिंक किसके साथ बताया जा रहा है यहाँ पर? फिजिकल सिस्टम के साथ। फिजिकल सिस्टम यानी कि बॉडीली फंक्शंस। तो यहाँ पर ब्रेन के बारे में बात करी जाती है, और हमारा जो पूरा बाकी का जो नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में भी बात करी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जीन्स का क्या रोल है, जेनेटिक्स का क्या रोल है? तो जीन्स जो है आपको पता है कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है डीएनए के साथ। और अगर किसी पर्सन की जो फैमिली हिस्ट्री है बहुत पुरानी, वो ऑब्वियस सी बात है कि डीएनए के साथ एसोसिएटेड होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई पर्सन है और उसके बहुत पुराने पूर्वज की बात हो रही है, यानी कि उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ऐसे करते करते 10 जनरेशन पीछे चले जाओ। हमारे पास तो उनका इतिहास अवेलेबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू देयर जीन्स, डीएनए, उनका व्यवहार, उनका रवैया। अब ये चीज़ हेल्प कैसे करती है साइकोलॉजी की फील्ड में? कभी कभार क्या होता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स जब भी किसी पर्सन की लाइफ में उसको मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बेसिकली उसको काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि ये हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से, पास्ट के एंसेस्टर्स के जो डीएनए हैं, जो जीन्स हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट जनरेशन तक गए हो या प्रेजेंट जनरेशन तक आकर रुक गए हो, और प्रेजेंट जनरेशन में पर्सन की लाइफ में वो सारे प्रोवोकिंग फैक्टर्स रहे हो जिसकी वजह से उसको उस मेंटल डिसऑर्डर ने कैच कर लिया हो, जिसकी वजह से पर्सन मेंटल डिसऑर्डर जो है उससे जूझ रहा होता है या जूझ रही होती है। अब ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, इसकी किसी की अगर एक फैमिली हिस्ट्री रही है, अब मैं फैमिली हिस्ट्री से मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं कि पास्ट में 10, 20, 15 जनरेशन पहले किसी को मेंटल डिसऑर्डर रहा हो फैमिली में किसी के, अब वो जीन्स के थ्रू आगे कैरी होता रहा हो, लेकिन ऐसा परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं आया बीच में
कि जिसको वो मेंटल डिसऑर्डर जो है उसने दोबारा परेशान करा हो, या मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित जो है वो दोबारा व्यक्ति हो गया हो। अब प्रेजेंट जनरेशन के अंदर फैमिली के किसी एक पर्सन को वो मेंटल डिसऑर्डर हो गया जो कि पास्ट में 10-20 जनरेशन पहले किसी को था, तो वो इसी जनरेशन में आके एक पर्सन को क्यों हुआ? क्योंकि उसके जीवन में वो सभी अनुकूल कंडीशंस पैदा हो गई जिसकी वजह से वो मेंटल डिसऑर्डर है उसकी चपेट में वो पर्सन आ गया। वो सारे सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है उन्होंने इस तरीके से वर्क करा कि मेंटल डिसऑर्डर ने अपनी चपेट के अंदर उस इंडिविजुअल को घसीट लिया और वो पर्सन फिर सफर करने लगा वेरियस काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर से। इसलिए यहां पर इन सारी चीजों के रिलेशनशिप और कनेक्शन की बात करी जाती है कि इंसान का बिहेवियर, उसका बॉडीली सिस्टम जिसको फिजिकल सिस्टम कहा जा रहा है। अब बॉडीली सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं, यहां पर बहुत सारे डायमेंशंस हैं उसके। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पर्सन की इम्यूनिटी और उसके जीन्स, उसका जेनेटिक हिस्ट्री, उसका डीएनए। ये जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जस्ट लाइक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, हमने लास्ट में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि दे ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। सिमिलरली जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं दे ऑल्सो ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट, जूओलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। न्यूरो साइंटिस्ट मतलब जो नर्व कनेक्शंस की बात करते हैं, जिनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूरोसर्जन है कोई डॉक्टर, तो वो दिमाग का डॉक्टर होता है। जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं उनके बीच में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और पास्ट में भी बता चुका हूं मैं काफी बार जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा है, कि दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है केमिकल। अब वो केमिकल अगर बिगड़ने लग जाए, उसकी मात्रा अगर हिलने लग जाए, तो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक सिग्नल पास करने की जो टेंडेंसी होती है, उस सिग्नल पास करने की टेंडेंसी को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं, अगर ये केमिकल की मात्रा अगर बिगड़ जाए तो ये हमारे न्यूरॉन्स जो बड़े सारे मैसेजेस को शेयर करते हैं, और लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस की संख्या में जो न्यूरॉन्स हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी मात्रा खराब होने लग जाती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ न्यूरॉन्स है आकांक्षा तो वो हमेशा फिक्स ही रहेंगे। डेली मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे अंदर क्रिएट होते हैं डेली बेसिस पर। लेकिन अगर पर्सन किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है या फिर मेंटल डिसऑर्डर की चपेट में आने से पहले जो प्रक्रिया चल रही होती है उसके न्यूरल सिस्टम में, तो उसको न्यूरो साइंटिस्ट अलॉन्ग विद साइकोलॉजिस्ट ऐसे स्टडी करते हैं, वो ऐसे मानते हैं कि ये जो केमिकल है दो न्यूरॉन्स के बीच में, हर न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल होता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के तौर पर जैसे बिजली की स्पीड से मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। अगर वो केमिकल बिगड़ जाए तो इंसान के दिमाग में हो जाएगा केमिकल लोचा, और वो केमिकल लोचा को साइकोलॉजी की फील्ड में मेंटल डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। और वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। सबसे खतरनाक कैटेगरी जो होती है दैट इज इट्स स्किज़ोफ्रेनिया। तो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जो हैं वो न्यूरो साइंटिस्ट की फील्ड के बारे में भी जागरूक होते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि उनकी फील्ड के अंदर ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन, न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो कि न्यूरॉन की न्यूरल स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में ही, मतलब ये सारी टर्म्स के बारे में बात करी जाती है, इसके बारे में भी वो जागरूक होते हैं। और अगर नहीं भी हैं, जैसे मतलब मान लो कि आपने बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट की कोई एक डिग्री ली या जस्ट इसका कोर्स कंप्लीट करा है और आप किसी क्लाइंट को ट्रीट करने लग गए, तो यू विल टेक हेल्प ऑफ ऑल दीज पर्सन्स। वेरियस अदर स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड के ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, आप इनकी मदद लोगे। जैसे उनमें से एक है न्यूरोसर्जन या न्यूरो साइंटिस्ट जो होते हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो फेमिलियर विद द फील्ड ऑफ जूलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी।
जूलॉजी के अंदर जूलॉजी इज द फील्ड विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जैसे एक और फील्ड होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में, जो उसको हम बॉटनी कहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम जूलॉजी एंड न्यूरोसाइंस, दे आर ऑल्सो फेमिलियर विद द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ मिलकर भी काम करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट में क्या होता है, हमें पास्ट ह्यूमन एंसेस्ट्री के बारे में पता लगता है, पास्ट ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। वेरियस ट्राइब्स, वेरियस तरीके के जो लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते थे, वो माइग्रेट कैसे करते हैं, कल्चर कैसे बनता है, फिर लोगों का रीति रिवाज परंपराएं कैसे डेवलप होती हैं, आज का प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग पास्ट से कैसे बहुत सारे ट्रेडिशंस, कल्चर, रीति रिवाज, परंपराओं को लेकर, माइग्रेशन के फिनोमेना को लेकर एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें क्यों देखने को मिलता है। जब हम इन सारी ह्यूमन एंसेस्ट्री से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करते हैं, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले मुझे आकांक्ष ये बताओ, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का मतलब क्लियर हुआ, और ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? ये जो न्यूरो साइकोलॉजी है, यहां पर जैसे हम न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो न्यूरो साइकोलॉजी है ये इमर्ज हुई है एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूरल कनेक्शंस बहुत एक इंपॉर्टेंट कनेक्शंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन, जहां पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं वो साथ में मिलकर काम करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आकांक्षा, आप इतना तो जानते ही हो कि अगर कोई भी चीज माइंड के साथ एसोसिएटेड है, तो मैंने आपको बताया था माइंड और ब्रेन एक परमानेंट पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है प्रीवियस लेक्चर में, और अभी तक आप इतना जान चुके हो कि ब्रेन एक है ऑर्गन, वो है एक फिजिकल एंटिटी, वहीं पर जो माइंड है उसके साथ वेरियस तरीके के जो फंक्शंस हैं वो एसोसिएटेड है। तो साइकोलॉजी की जो फील्ड है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपरली, मतलब इट इज प्रॉपरली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ माइंड। वहां पर हमें माइंड के बारे में स्टडी करना होता है। न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं, और न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरल कनेक्शंस, केमिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, और ये सब कुछ हमारे ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो रिसर्चर्स जो होते हैं विद इन दिस फील्ड हु वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कह लो आप, या फिर न्यूरो साइकोलॉजी कह लो, तो दे आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो कि मैंने जिस केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में आपको बताया ना, देखो यहां पर दे भी रखा है, दीज केमिकल सब्सटेंसेस जो कि बिजली की स्पीड से मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और उससे भी फास्ट, उसको हम कहते हैं, उसको एक टर्म से डिनोट करा जाता है, दे आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर। अब यहां पर अगर आप इस वर्ड को तोड़ो, आपको दो वर्ड नजर आएंगे, एक न्यूरो और एक ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब ये इंफॉर्मेशन को, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं ये न्यूरॉन्स, और न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स को कहा जा रहा है। और दो न्यूरॉन्स के बीच में हमेशा जो केमिकल पाया जाता है उसी को हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी उसको नाम दिया जाता है। और इनका रोल क्या होता है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो ये जो न्यूरल कम्युनिकेशन है हमारे ब्रेन के अंदर के अलग अलग, ब्रेन के अलग अलग कोनों में कौन कौन से मैसेजेस जो हैं वो रिसीव होंगे, ट्रांसमिट होंगे, दूसरे न्यूरॉन्स तक जाएंगे, वो इस चीज को स्टडी करा जाता है, इस चीज के कनेक्शन को स्टडी करा जाता है यहां पर इस वाली फील्ड में। और अल्टीमेटली राइटर यहां पर आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें एसोसिएटेड है हमारे मेंटल फंक्शंस के साथ। माइंड आपका तभी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर काम कर पाएगा जब ये जो ब्रेन के ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये इनके बीच में अगर जो कनेक्शन है वो अगर स्ट्रॉन्ग है। अगर ये कनेक्शन अगर बिगड़ता है किसी भी वजह से, नॉर्मल अगर मैं आपको इसके रीजन बताऊं, कि अगर आपको ये जानना है आकांक्षा कि ये जो सर केमिकल जो बीच में होता है दो न्यूरॉन्स के, और हर न्यूरॉन के बीच में केमिकल पाया जाता है जिसको आपने एक नए वर्ड के साथ यहाँ पर सीखा, न्यूरोट्रांसमीटर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये बिगड़ता क्यों है? इसके पीछे शुरू में बिगड़ने के बहुत नॉर्मल से रीज़न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब कर रहे हो, आप 3-3 4-4 दिन तक लगातार बहुत ज़्यादा मतलब आवर्स तक जाग रहे हो, और अपना
और अपने स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो। मतलब आप सो तो रहे हो कहने को 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन आप वो टुकड़ों में सो रहे हो। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हो चुकी है, बाहर का खाना या फिर अच्छा ना खाना या फिर कुछ भी कभी भी खा लेना, या फिर सोशल मीडिया वाले ज़माने में ओवर टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना, ओवर इन्वेस्टमेंट करना अपने टाइम का ऑन द स्क्रीन्स, ठीक है, या फिर ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सेल्फ इन टू अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ये जो न्यूरल कनेक्शन है कैसे बिगड़ जाता है, बिकॉज एक्सरसाइज जो इंसान करता है उसके दिमाग में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हैप्पी हॉर्मोन्स और कुछ नहीं है बल्कि एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर ही है। ये केमिकल को बैलेंस करने का काम करते हैं। जब भी हमारे शरीर से मेहनत वाला पसीना निकलता है, ये नहीं कि गर्मियों में कंबल कंबल के अंदर बैठ गए और आप बोल रहे हो कि मेरा पसीना निकल रहा है, मेहनत वाला पसीना जो कि एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू जो है रिलीज होता है, उससे फिर हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो न्यूरल कनेक्शन है इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो ये कुछ विभिन्न कारण होते हैं जिसकी वजह से शुरू शुरू में इंसान के न्यूरल कनेक्शंस अंदर बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान को इसके बारे में फील नहीं होता। अब वो फील कब होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप इमीडिएटली चीज़ों को भूलने लगे हो, मतलब ऐसे कुछ दिन चल रहे हैं आपके जीवन में जहां पर आपको ये लगा है, जहां पर आपको ये लगने लगता है कि मैं भुलक्कड़ होता जा रहा हूं या मैं भुलक्कड़ होती जा रही हूं। जब भी किसी पर्सन को ऐसा फील होने लग जाता है तो समझ जाओ कि उसके न्यूरल कनेक्शंस के अंदर कोई ना कोई डिस्टॉर्शंस पैदा होने लगे हैं। और वो डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई पर्सन को ये देखते हुए करना चाहिए कि डेफिनेटली मैंने अपने पैटर्न, अपने कुछ ना कुछ रूटीन में कुछ चीज़ें गड़बड़ वाली कर दी हैं। या तो आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज एट ऑल, आई एम नॉट कंप्लीटिंग माई स्लीपिंग साइकिल, मैं कुछ भी कभी भी खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। ये शुरू शुरू के सिग्नल्स होते हैं। और अगर ये सारे रीजंस नहीं भी हैं और उसके बाद भी आपकी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो रही है, आप चीज़ों के बारे में भूल रहे हो, देन यू शुड कंसल्ट अ न्यूरोसर्जन। फिर डेफिनेटली हमें किसी न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। तो हो सकता है कि वो सेरोटोनिन और डोपामीन को बैलेंस करने के लिए, बेसिकली दो प्रकार के केमिकल्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, अगर इनकी मात्रा अगर बिगड़ जाए, न्यूरॉन्स के बीच में ये केमिकल्स के नाम होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पर एक उन्होंने नाम दे दिया। आप क्लास 12 की एनसीईआरटी में सीखोगे कि सेरोटोनिन, डोपामीन और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स के नाम होते हैं जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में पाए जाते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको दवाइयां दी जाती हैं। और अगर फिर भी पर्सन को अगर दिक्कत होती है तो कभी कभार जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं वो ब्रेन की सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन शुरू शुरू के जो उसके जो रीजंस होते हैं, अगर आपको इसको अर्ली तरीके से आइडेंटिफाई करना है तो वो एक सबसे बड़ा सिग्नल यही होता है कि माइंड आपका वैसे पोटेंशियल पर काम ना करे जैसे कुछ महीनों पहले कर रहा था या फिर कुछ साल पहले करता था। जितनी स्ट्रांग आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी थी, मेमोरी कैपेसिटी थी। और अल्टीमेटली राइटर हमें ये बता रहे हैं सारी चीज़ें मेंटल फंक्शंस के साथ, आपके मेंटल फंक्शंस के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये अपनी रिसर्च को लोगों पर कंडक्ट करते हैं, ऐसे लोगों पर जिनका नॉर्मल फंक्शनिंग होता है ब्रेन का, उन पे तो करते ही हैं, एज वेल एज नॉर्मल लोग जिनका ब्रेन नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहा है उसको कंपेयर करा जाता है ऐसे लोगों के साथ जिनका डैमेज ब्रेन है। और यहां पर एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करा जाता है, लाइक ईईजी, पीईटी, एमआरआई स्कैन जैसे हम बात कर रहे थे। और इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। राइटर भी आपसे यही कह रहा है कि अबाउट विच यू विल स्टडी लेटर। तो हम जानेंगे डिटेल तरीके से। जैसे ऊपर एक वर्ड था ना, कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट वाली ये फील्ड्स होती हैं, कुछ कुछ रिसर्च मेथड्स होते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के जो लोग हैं ये साथ में मिलकर कोलैबोरेट कर कर वर्क करते हैं और तब जाकर ये फील्ड इमर्ज होती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को आप मिला दो तो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो फील्ड है उससे वो इमर्ज होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आकांक्षा? कोई दिक्कत, कोई डाउट?
क्लियर हो गया। तीसरी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में दोस्तों हम स्टडी करते हैं, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो इंसान का जो एक लाइफ स्पैन होता है फ्रॉम इन्फेंसी। अब इन्फेंसी या इन्फेंट होने का मतलब होता है, इसको साइकोलॉजी में कहा जाता है 0 to 2 years। और जीरो ना कह के, अगर आप जीरो वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हो तो उसको बोलना चाहिए हमें प्रॉपर तरीके से, वैसे बर्थ टू 2 years। इन्फेंसी से लेकर जो आपका एडल्टहुड है या फिर उससे भी आगे अगर हम निकल जाएं ओल्ड एज की तरफ अगर हम बोलें, तो पूरा इंसान का जो लाइफ स्पैन है उसमें विभिन्न प्रकार की जो डेवलपमेंट्स होती हैं इंसान के जीवन काल में, उसको इस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत स्टडी करा जाता है, विच इज नोन एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब अगर हम मान लो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन के तौर पर नहीं भी जानते हैं, तब भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें पता है इस फील्ड के बारे में। कैसे पता है? हमें यह पता है कि इंसान की जो हरकतें इन्फेंसी की स्टेज में थी, उसको हम क्या नाम देते हैं कि बच्चा बड़े एक इमेच्योर तरीके से बिहेव करता है। धीरे धीरे करके जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी, तो उसके अंदर आते हैं विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंजेस। और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से शारीरिक विकास तो होता ही है इंसान का। अगर शरीर जो है, शरीर के विभिन्न जो अंग हैं, उसका साइज अभी छोटा था और एक टाइम के बाद वो बड़ा होने लग जाता है, तो उसको तो नाम दिया जाता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब सिर्फ इतना होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये होता है ग्रोथ। तो बॉडीली साइज के अंदर इंक्रीज होना, या फिर आपके हाथ जितने पहले नन्हे मुन्ने से थे अब वो बड़े हो जाते हैं हथेलियां, आपकी हाइट बढ़ना, ये सब चीजें सिग्निफाई करता है ग्रोथ को। वो टर्म कहलाती है ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है वो इस टर्म से काफी ज्यादा अलग है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर हम होलिस्टिक चीजों के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ का कॉन्सेप्ट छोटा होता है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट। और अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ग्रोथ के पीछे क्या रीजन होता है। लेकिन डेवलपमेंट एक होलिस्टिक चीज है, क्योंकि जब ये हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर होंगे, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, तो उसके बाद पर्सन के अंदर हम जानते हैं कि एक मैच्योरिटी का लेवल आ जाता है। जिस तरीके से हम छोटे होते हैं और पहले हम अपोजिट सेक्स को जैसे हम अप्रोच करते हैं, अपोजिट सेक्स से मेरा कहने का मतलब है, अगर हम एक छोटी बच्ची की बात करें तो वो अपनी छोटी आयु के अंदर कैसे लड़कों से बात करती थी, जब उसकी एज बढ़ जाती है तो उसका लड़कों को अप्रोच करने का तरीका, जो नज़रिया होता है, जो लड़कों को लेकर सोच होती है, वो बदलने लग जाती है। और वहीं पर अगर आप एक लड़के की बात करो, छोटा सा जब कोई एक मेल चाइल्ड है तो वो लड़कियों को, बच्चियों को कैसे अप्रोच करता था, अपनी सेम उम्र की बच्चियों को, जब वो अपने आसपास गली मोहल्ले के अंदर खेल रहे हैं, वो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाती हैं जब वो एक मैच्योरिटी की एज में आ जाता है और एडल्टहुड की एज में आ जाता है और ओल्ड एज का पर्सन बन जाता है। अब ओल्ड एज के व्यक्ति बच्चों की तरह साइकिल लेकर दूसरे अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, ऑब्वियसली बात है, ब्लॉक में, गली मोहल्ले में ऐसे नहीं घूमता हुआ आपको देखेंगे कोई भी ओल्ड एज या एडल्टहुड का व्यक्ति। तो डेवलपमेंट के अंदर ना बहुत सारे प्रकार के डायमेंशंस छुपे होते हैं। जैसे फिजिकल एस्पेक्ट होता है, यानी कि आपकी जो बॉडीली साइज है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है, तो वो तो ग्रोथ का डायमेंशन हो गया। आपके अंदर जो है सोशल चेंजेस आए हैं, सोसाइटी को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, और प्लस आपके अंदर जो मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी का जो डायमेंशन होता है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो भी जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। तो डेवलपमेंट एक होलिस्टिक चीज़ है जिसके अंदर हम लोग फिजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं। और ये सारे चेंजेस हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में, जैसे इंडिविजुअल की लाइफ पास होती है अलग अलग एजेस से, अलग अलग स्टेजेस से, विद इन हिज और हर
लाइफ स्पैन, उसके जीवन काल के अंतर्गत, तो ये जब से वो मम्मी की कोख में था और वो इंडिविजुअल मम्मी की कोख से होता हुआ जब तक बूढ़ा नहीं हो गया, तो डेवलपमेंट जो है वो हमेशा उसको फॉलो करती रहती है एक इंडिविजुअल को। तो अगर हम यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में एक दो बातें करें, तो सबसे बड़ी बात तो आप ये याद रखना कि डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की चीज़ होती है। डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की चीज़ है। और वहीं पर अगर आप बात करो तो ग्रोथ जो है वो छोटी चीज़ है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट। ग्रोथ के दायरे के अंदर, सॉरी, डेवलपमेंट के दायरे के अंदर ही ग्रोथ समाती है, क्योंकि ग्रोथ इज ओनली अबाउट चेंज इन द बॉडी पार्ट्स या साइज ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी होता कैसे है, बायोलॉजिकली अगर हम बात करें, ग्रोथ हमेशा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ ही जुड़ी होती है, जैसे फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो ग्रोथ जो है वो एक, जैसे ही आपकी एक पर्टिकुलर एज जो है वो अटेन हो जाएगी, तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो हॉल्ट मोड पे चली जाती है। मैक्सिमम आपकी जो ग्रोथ होती है, जो बॉडीली साइज होता है, वो एक एज आने के बाद रुक जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ब्रेन का जो साइज है वो 15 साल की उम्र तक जो है वो बढ़ता रहता है, उसके बाद रुक जाता है हर एक इंडिविजुअल के अंदर। सिमिलरली हम भी जानते हैं कि हमारे बॉडीली ऑर्गन्स या ओवरऑल बॉडी का जो साइज होता है वो भी एक एज आने के बाद, हमारी हाइट वगैरह जो भी कुछ हमारे शरीर के साथ होना होता है, जितना भी हमें हाइट में बड़ा होना होता है, जैसा भी हमारा फिजिक बनना होता है, वो एक पर्टिकुलर एज पे जाने के बाद रुक जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ ये याद रखना, हम इसका एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक चैप्टर पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। डेवलपमेंट को आप किसी एक पर्टिकुलर एज या स्टेज ऑफ लाइफ के साथ एसोसिएट करके नहीं समझ सकते हो। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है। डेवलपमेंट हमेशा फॉलो होती रहती है, हमेशा कंटिन्यू होती रहती है, तो वो कॉन्टिन्यूटी के साथ चलती चली जाती है। अब मैं दोस्तों आपको ग्रोथ का कुछ रीज़न बता रहा था। तो ग्रोथ का एक बायोलॉजिकल रीज़न सिंपल सा ये होता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जैसे आपके हाथ जो हैं बचपन में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, नन्हे मुन्ने छोटे से प्यारे से हाथ थे आपके। अब अगर आपकी हथेली को देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी होती है। ऐसे ही आपके शरीर के विभिन्न अंगों के साथ होता है। तो ये जो हो रहा है आपके साथ, ये हो रहा है ग्रोथ। अब ये ग्रोथ हो क्यों रही है? हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बड़े सारे प्रकार के सेल्स। वो सेल्स जो हैं वो सेल्स करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई जब सेल्स करते हैं, उसको बायोलॉजिकली दो प्रक्रियाओं का नाम दिया जाता है, उसको दो प्रक्रियाओं की वजह से करते हैं। एक होता है, एक सेकेंड, स्पेलिंग मैंने इसकी गलत लिख दी। एक प्रक्रिया का नाम होता है मियोसिस और दूसरी प्रक्रिया का नाम होता है माइटोसिस। अब ये तो थोड़ा बायोलॉजिकल एंगल है बस, लेकिन अगर आप, बस मेरे को ये टर्म बतानी थी आपको, लेकिन अगर आप इसको इजी वे में समझना चाहो तो ये जो सेल्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी तक ये जो सेल्स आपके हथेली में, अगर हम यहाँ पर बात करें, वो अगर इतने थे, तो अब वो बढ़कर जो हैं वो काफ़ी सारे हो जाते हैं, क्योंकि इन सेल्स ने मल्टीप्लाई करा है, जिसकी वजह से आपका जो हाथ का साइज़ है, पैर का साइज़ है, बॉडीली साइज़ है ओवरऑल, वो बढ़ जाता है क्योंकि सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है, ये जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स होते हैं वो एक एज आने के बाद आपके रुक जाएंगे। नए नए सेल्स बॉडी बनाएगी, लेकिन फिर जितनी ग्रोथ आपकी अटेन हो चुकी है, उसी के अंदर जो भी वियर एंड टीयर होगा, जैसे आपकी हथेली पर कोई कट लग गया, आपने अपना अंगूठा कोई सब्जी वगैरह या फ्रूट को काटते हुए काट लिया, उसकी स्किन, इस उधर की स्किन या टिश्यू को रिपेयर करने का काम करेंगे सेल्स। लेकिन आप ये सोचो, आपकी हथेली का साइज और बड़ा हो जाएगा, आपके विभिन्न अंगों का साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपकी ओवरऑल हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद ऐसा नहीं होता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि वो सेल्स के साथ या किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ नहीं जुड़ी हुई है। वहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस शामिल है, यहाँ पर देखो फिजिकल डायमेंशन इसका शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सोशियो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं ये भी जुड़े होते हैं।
और ये फिजिकल चेंजेस तो चलो एक टाइम के बाद रुक जाएंगे, वो तो शारीरिक चीज़ हो गई, लेकिन ये जो मानसिक विकास है, नए नए जो सोशल साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये नहीं रुकते हैं। अब इसके पीछे आपका दिमाग अगर अभी तक इसको समझ रहा है तो आपका दिमाग ये भी चाह रहा होगा कि इसके पीछे सर हमें रीज़न बताओ कि आप कह रहे हो कि ग्रोथ रुक जाती है, वो तो हमें समझ में आ गया क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीके से बायोलॉजिकल डायमेंशन है, लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं रुकती है कभी भी? डेवलपमेंट हमेशा एक फॉलो अप लेते हुए आगे क्यों बढ़ती जाती है? जब तक इंसान अपनी मम्मी के कोख में आया था और वहां से लेते हुए जब तक वो शमशान घाट नहीं पहुंच जाता है, तब तक डेवलपमेंट चलती क्यों जाती है इंसान की लाइफ में? डेवलपमेंट क्यों नहीं रुकती है? उसके पीछे रीजन ये रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, टिश्यूज नहीं, सेल्स। सेल्स मतलब सेल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, वो जब वो बढ़ते हैं तो उसके बाद आपके बॉडीली साइज और हाइट वगैरह ये सब जो बढ़ती है, एक टाइम के बाद मैं आपको ये बता रहा था कि वो आपके बॉडीली साइज को इंक्रीज करना विभिन्न मतलब डायरेक्शन से वो रोक देता है। जैसे आपकी हाइट एक टाइम के बाद मतलब जाकर रुक जाएगी, हम ये जानते हैं। उसके बाद सेल्स बनते ज़रूर है, मल्टीप्लाई ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका काम फिर ये होता है कि अब जो उन्होंने बॉडी हमारी प्रिपेयर कर दी है, बस अगर उनका कभी भी वियर एंड टीयर होता है उसको रिपेयर करने का काम करेंगे अब सेल्स। अब आप ये सोचो कि सेल्स मिलकर मल्टीप्लाई कर कर और ज़्यादा आपकी बॉडी का साइज बढ़ा देंगे, तो वो साइज नहीं बढ़ाएंगे। अब बस वहाँ पर कोई भी डैमेज होगा टिश्यू का, किसी सेल का, तो बस वो नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे, बस ये होता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाइट का भी इंक्रीज होना सेल्स के साथ ही एसोसिएटेड है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो सेल्स वगैरह की जो पूरी की पूरी थ्योरी है, इसको मैं एक कॉमन नाम से बुलाऊं तो ये ग्रोथ है ना। ये ग्रोथ है ना, ये अगर मैं पूरा ये सेल माइटोसिस मियोसिस और ये सब कुछ सेल्स का मल्टीप्लाई होना और फिर सेल्स का हेल्प करना टिश्यूज वगैरह की क्रिएशन में, बॉडी के पार्ट्स को, डैमेज पार्ट्स को दोबारा से रिपेयर करना, ये सब कुछ एक वर्ड में समा सकता है ना, ग्रोथ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट का दायरा बड़ा है, उसके अंदर ग्रोथ तो आता ही आता है, लेकिन ग्रोथ के अलावा एक्स्ट्रा चीजें, सोशियो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, ये बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ, जैसे मतलब मान लो कि अगर आप सिर्फ, मान लो कि अगर मैं सोशल और साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात ना करके सिर्फ इस वाले डायमेंशन को ले लूँ मैं, फिजिकल डायमेंशन को, तो वो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है तो, लेकिन बहुत नैरो एस्पेक्ट है, क्योंकि यहां पर सिर्फ बात ग्रोथ की कर रहा हूं मैं। वो डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से कहलाएगा नहीं वो टर्म, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ देखो ना, किसी का बॉडी साइज बढ़ गया तो इसका मतलब क्या, उस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आ गई क्या? समाज के साथ, लोगों के साथ वार्तालाप करने की समझ आ गई क्या? लोगों को लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना, लैंग्वेज डेवलप करना, और एक तरीके से मेच्योरिटी के बेसिस पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी समझ क्या हाइट अगर किसी की बड़ी हो जाती है तो उसको आ जाती है? ऐसा नहीं होता ना। इसलिए डेवलपमेंट का दायरा बड़ा है, इसलिए मैंने पहले ही ये सर्कल बनाकर आपको बताया कि डेवलपमेंट एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर आने वाला ये जो छोटा सर्कल है वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आती है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है। ठीक है। अब मैं इसका आपको रीजन बता रहा था कि दोस्तों इसका रीजन क्या होता है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो यहां पर बोला जा रहा है, तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है, तो वो क्यों है? उसके पीछे ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि कंसेप्शन से लेकर आपकी ओल्ड एज तक, आपकी डेथ तक, जो आपके साथ एक चीज कभी भी नहीं रुकेगी वो ये है कि आपके एक्सपीरियंसेस डेली बेसिस पर, जब तक आप मरते नहीं और जब से आप इस संसार में आए थे, आपको ना जाने अनगिनत प्रकार के कितने सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और जब वो एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस आपके पूरे, अगर हम बॉडी की बात करें, तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं? अब भले ही उनका इम्पैक्ट चाहे बहुत लाइट हो या फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो, तो वो आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ जुड़े होते हैं। जब एक्सपीरियंस जुड़े ही आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ है, तो आपका दिमाग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, सिचुएशंस में अपने आप को इन्वॉल्व करके आपको नए नए सिग्नल्स देगा आपका दिमाग। और जब वो सिग्नल्स देगा आपका दिमाग आपको, तो ऑब्वियसली बात है, आपका दिमाग के अंदर नई नई चीज़ें आएंगी,
आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करते हो, आपको किस तरह के लोगों को अपने जीवन में रखना है और किस किस के जीवन से दूर हो जाना है, किसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, किसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर लेना है। आपका फ्लेवर और टेस्ट क्या है कम्युनिकेशन का, आप किस तरीके की बातें बातें करना और बातें सुनना पसंद करते हो, किस तरीके के लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, किस तरीके के लोगों को आप अपने जीवन में कभी भी नहीं रखना चाहोगे। इन सब चीज़ों के ऊपर जब आपका मानसिक विकास होने लग जाता है, आप जब इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो और इनफैक्ट आप अपने खुद के अस्तित्व के बारे में भी सोचने लग जाते हो, विभिन्न एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर पर्सन एक और चीज़ अटेन करता है और वो होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ ओन सेल्फ, जिसको एक तरीके से सेल्फ अवेयरनेस का नाम भी दिया जाता है कि आप अपने बारे में भी सोचते हो, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी वर्थ क्या है, मैं इस संसार में आया क्यों, मेरा पर्पस क्या है अपनी लाइफ का, मुझे कौन से डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर जाना है। ये सब चीज़ें कभी रुकती नहीं है। आप अगर सोचो आकांक्षा, हम ये सारी चीज़ों के बारे में जब स्कूल लाइफ में थे तब भी सोच रहे थे और आज भी कभी ना कभी सोचते ही हैं, है ना। और ये लाइफ टाइम ये प्रक्रिया होती चली जाएगी और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में पैदा होती हैं और वो पैदा इसलिए होती चली जाएंगी क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस कभी नहीं रुकेंगे। सेल की ग्रोथ होना एक बार के लिए रुक गई है, मतलब बॉडीली साइज की ग्रोथ होना एक बार के लिए रुक गई है, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस तो कभी हॉल्ट नहीं होंगे, कभी नहीं रुकेंगे। ये मेन रीज़न है दोस्तों कि डेवलपमेंट को कहा जाता है कि वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ग्रोथ एक टाइम के बाद अटेन होने के बाद रुक जाती है। क्लियर हो गया कांश आप सब कुछ इसके बारे में, है ना। आगे चलकर हमारा अभी 2-3 चैप्टर के बाद इसके ऊपर एक चैप्टर आएगा और वेरियस साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव को, उनकी थ्योरीज को विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जैसे एक बड़ी अच्छी एक थ्योरी आती है, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, एलएसपी। एलएसपी की थ्योरी डेवलपमेंट के मामले में साइकोलॉजी में बेस्ट थ्योरी, बेस्ट पर्सपेक्टिव समझा जाता है। तो जब मैं आपको ये ग्रोथ और डेवलपमेंट टर्म जो मैंने अभी आपको बता दी, जब हम एलएसपी की थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, तो आपको ये सब चीज़ें दोबारा से परेशान नहीं करेंगी, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक्स पहले से पता रहेंगे, बस अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो प्राइमरी कंसर्न क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, या फिर जो साइकोलॉजिस्ट जिसको हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस है इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ वी बिकम व्हाट वी आर, मतलब आज जो हम हैं वो हम बने कैसे। अब बने कैसे, तो ऑब्वियस ही बात है इसके पीछे हमारा पास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि नहीं आकांक्षा। आपकी और मेरी अगर एक प्रेजेंट छवि के बारे में बात करी जाए, दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया हमें कैसे देखती है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, आज जो हम जैसे हैं, हमारे मन में जो चीज़ें चलती हैं, हमारी छवि जैसी, हमारी पर्सनैलिटी जैसी, हमारी थिंकिंग प्रोसेस जिस तरीके से काम करता है, रीज़न तो उसके पीछे हमारा पास्ट ही है ना, है कि नहीं। और पास्ट जो है, अगर मैं इसको कंप्लीट लिख दूं तो ये है पास्ट एक्सपीरियंसेस। आ गया ना वही वाली बात घुमा फिरा कर कि हर एक चीज़ डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई है। अब कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी आकांक्षा जो हमें आगे नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, जो हमारे साथ होंगे, कुछ पास्ट में हो चुके हैं। जो पास्ट में हो चुके हैं उसकी वजह से आज हम जैसे हैं वैसे बन गए। जो फ्यूचर में होंगे तो वो हमें मोल्ड करते हुए चले जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी को। फ्यूचर में होने वाले एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी को मोल्ड करते हुए चले जाएंगे। तो एक्सपीरियंसेस का प्रभाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड अल्टीमेटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड, राइटर यहां पर आपको ये बता रहे हैं कि जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड जब शुरू में इमर्ज हुई थी, तो शुरू के कुछ सालों में इस फील्ड का जो मेजर फोकस था, इसका जो मेजर एम्फेसिस था, वो सिर्फ 2 टॉपिक्स के ऊपर हुआ करता था, चाइल्ड डेवलपमेंट और एडोलेसेंट डेवलपमेंट। लेकिन अभी आपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या जाना कांशा,
कि क्या ये फील्ड सिर्फ चाइल्ड और एडोलेसेंट के साथ कनेक्टेड है? हमने तो पूरी बात करी ना यहाँ पर, इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक। बल्कि एनसीईआरटी के अंदर तो हमें ये बताया जा रहा है कंसेप्शन से लेकर, इन्फेंसी को भी छोड़ दो, बर्थ को भी छोड़ दो, माँ की कोख से लेकर जब तक पर्सन मरघट तक नहीं पहुंच जाता है, शमशान घाट तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है इंसान की जिंदगी में। अच्छा, अब यहाँ पर कंसेप्शन की बात क्यों हो रही है? मैंने तो शुरू में नॉर्मल तरीके से सिखाने के लिए वैसे तो मैंने इन्फेंसी बोला था, लेकिन कंसेप्शन से ही डेवलपमेंट शुरू होती है। 9 महीने जिस प्रकार से एक बच्चा माँ की कोख में रहता है, तो आप इतना तो मानते होगे, अब तो साइंस भी इस चीज़ को आकांक्षा प्रूव कर चुकी है कि माँ की कोख में 9 महीने बिताने के बाद मदर की वॉर्म में 9 महीने का जो बच्चे का एक्सपीरियंस होता है, तो बच्चा उस टाइम पर विभिन्न चीज़ों को सुन रहा होता है, समझ रहा होता है। और अगर जिस तरीके से एक फीमेल अपनी बॉडी के अंदर एक बच्चे को रखी हुई है, तो उसका थिंकिंग पैटर्न बच्चे को इन्फ्लुएंस करेगा आगे चलकर, है ना। उसकी जो डाइट है वो बच्चे की हेल्थ को डिटरमाइन करेगी पैदा होने के बाद। अब अगर कोई औरत कलेश कर रही है, सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है, तो क्या बच्चा जो कोख में है, क्या उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, उसके शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? मतलब 9 महीने के अंदर कोई भी उछल कूद करना, पार्टी करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, अगर वो लेडी मंदिर भी जा रही है, मेडिटेशन भी कर रही है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व है, ये सारी हरकतें उसकी बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी कि नहीं डालेंगी? बताओ। इतना तो बेसिक हम जानते ही है, ऑब्वियस ही बात है। मतलब ये चीज़ उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। ग्रोथ को तो करेगी ही करेगी, लेकिन डेवलपमेंट को भी करेगी। इसलिए कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज तक, क्योंकि बच्चा जब 9 महीने माँ की कोख के अंदर है, तब भी तो उसको एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मिल रहे हैं 9 महीने तक। और पैदा होने के बाद ये संसार जो है वो भी देगा उसको एक्सपीरियंस। तो शुरू में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की जब फील्ड आई थी, तो उसका मेन कंसर्न, मेन फोकस होता था विद रिस्पेक्ट टू ओनली चाइल्ड एंड एडोलेसेंट की डेवलपमेंट। लेकिन आज के समय में, स्पेशली 21st सेंचुरी में, ये वाला सिनेरियो काफ़ी हद तक बदल गया है कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर काम करने वाले जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपना काफ़ी हद तक इंटरेस्ट जो है वो इसके बियॉन्ड दिखाने लगे हैं कि हमें सिर्फ चाइल्ड और एडोलेसेंट की डेवलपमेंट के बारे में स्टडी नहीं करना है, बट वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट, उनका ये कहना है इन 21st सेंचुरी, कि वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट एडल्ट डेवलपमेंट एंड ओल्ड एज डेवलपमेंट, जिसको एजिंग नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, कि जब इंसान की एज बढ़ती जा रही है, वो बूढ़ा होता जा रहा है, तो मतलब पैदा होने से लेकर, कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज की जो डेवलपमेंट है वो कैसे मतलब उससे प्रभावित होती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनका फोकस बायोलॉजिकल फैक्टर पर होता है, ठीक है, जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर पर होता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर पर होता है, क्योंकि उनका ये मानना है ये सभी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, ये सभी फैक्टर साथ में मिलकर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। और कौन कौन सी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे साथ एसोसिएटेड होती हैं, हमारे साथ जुड़ी होती हैं एक इंसान के जीवन काल में? पर्सन की इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ जुड़ी होती है। बायोलॉजिकल कैसे? अगर आपके जीन्स ऐसे हैं, आपने अगर डीएनए ऐसे बोरो कर रखे अपने पास एंसेस्टर से, कि जो आपके पास एंसेस्टर्स अगर मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो वो इंटेलिजेंस आप में भी आ जाएगी। सोशियो कल्चर मतलब मान लो चलो जीन्स और डीएनए का प्रभाव इंटेलिजेंस के ऊपर ना पड़े, वैसे पड़ता है लेकिन ना भी पड़े, तो जिस सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर आप शामिल हो के, बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं, जैसे मतलब मान लो आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर प्रभाव डालने के लिए। जैसे आप बचपन से आप बहुत कुछ सीखना चाह रहे हो, बहुत कुछ लर्न करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसे गली मोहल्ले के अंदर आप रह रहे हो जहाँ पर शोर शराबा, चीखम चिल्ली वाला वातावरण है। घर पर आप जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हो जहाँ पर आपको कोई प्राइवेसी ही नहीं है, आप अपने एग्जाम की तैयारी कभी अच्छे से नहीं कर पाए। आप जो किताबें पढ़ना चाहते हो या कुछ समझना चाहते हो, कुछ रिसर्च वर्क करना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, घर वालों ने कभी अनुमति ही नहीं दी उसके लिए, ये सब सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आ जाता है। तो वो आपके इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली उसको रोकता है, उसके डेवलपमेंट को।
फिर कॉग्निशन, आपके दिमाग के अंदर क्या क्या चलेगा, ऑब्वियस ही बात है ये भी सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर से डिटरमाइन होता है। आपके इमोशंस, बचपन में आपके साथ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या क्या हुए हैं। अब चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ होते हैं वो आपके शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो आपके मन पर, आपके इमोशंस पर वो डालेंगे ही वो सारे एक्सपीरियंसेस। तो आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो टेम्परामेंट है कि आप कितने चिल नेचर के हो या फिर कितने सड़ू नेचर के हो, कि आप हमेशा हर चीज़ में कंप्लेंट ही करते रहते हो या फिर आप हर चीज़ को एंजॉय करते हो, आपका जॉली नेचर है या फिर आप उखड़े उखड़े रहते हो, ये आपका टेम्परामेंट होता है, आपका बेसिक नेचर होता है। ये भी आपके सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल फैक्टर से डिटरमाइन होता है। आपकी मोरालिटी, सही और गलत की परख करना, मोरालिटी हम इसको कहते हैं, जो जीएस पेपर 4 हमारा सब्जेक्ट होता है एथिक्स, उसके अंदर ये वर्ड जो है आपको बार बार देखने को मिलता है। गुड और बैड के एस्पेक्ट को पहचाना, डेट इज मोरालिटी। और आपके जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो भी बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर से डिटरमाइन होते हैं। बिकॉज आप जिस तरीके के वातावरण में रहते हो उसका प्रभाव जो है वो आपके संबंधों के ऊपर भी पड़ता है कि आप किस प्रकार के संबंध बनाओगे, है ना। क्योंकि अगर आप जिस फील्ड से हो या फिर जिस गली मोहल्ले के अंदर हो, जिस प्रकार के आप स्कूल में जाते हो, जिस प्रकार के आप यूनिवर्सिटी में गए, और जिस भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपके सोशल रिलेशनशिप का जो दायरा रहता है वो इन्हीं सब फैक्टर्स के आसपास रहता है ना। अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी है, मान लो आकांक्षा, कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आप सुबह उठकर स्कूल जाते हो, फिर वहाँ से आप स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद आप ट्यूशन जाते हो, और फिर आप रात को अपना होमवर्क करके सो जाते हो, मैं एक नॉर्मल स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो सोशल रिलेशनशिप का दायरा रहेगा वो ऐसे ही तो रहेगा ना, कि आपके स्कूल के जो दोस्त होंगे वही आपके दोस्त होंगे, जो गली मोहल्ले के लोगों से पहचान होगी वो उधर पहचान हो जाएगी, ट्यूशन में जिन लोगों को जानते हो वहाँ पर आपकी दोस्ती हो सकती है, और उसके बाद बचा आपका घर परिवार। अब ऐसा तो नहीं है ना कांशा कि आप स्कूल जा रहे हो अपने राज्य के अंदर और आपकी दोस्ती हो रही है कहीं नागालैंड, असम या मिजोरम के स्कूल के बच्चों से, आप उनके साथ घूम रहे हो। तो आपकी सोशल रिलेशनशिप, ऑब्वियस ही बात है, हम जिस भी, एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हम जिस भी इमीडिएट एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, इमीडिएट मतलब जो हमारे आसपास है, उसी के साथ हमारा सोशल रिलेशनशिप बनता है। अब ये चीज़ हमें मैरिज में भी तो देखने को मिलती है। अगर कोई पर्सन बाय चॉइस अगर मैरिज को परस्यू करता है या करती है, तो वो पर्सन जो है अपने दायरे के लोगों के साथ क्योंकि इंटरेक्ट करते होते हैं, तो उनको शादी जो करने को मिलती है वो उसी दायरे, उसी समाज के लोगों के साथ मिल जाती है। अब अगर मैं ये कहूँ विद इन इंडिया कांशा, कि अगर बात चल रही है आपकी शादी की, तो वो बात या तो आपकी स्टेट के अंतर्गत चलेगी या आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, पहले चलो बड़ा छोटा एंगल पकड़ लेते हैं कि पहले वो वाली बात शादी की आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत होना शुरू होगी, आपके लिए रिश्ते जो देखे जाएंगे, फिर आपके हो सकता है स्टेट तक देखे जाएं, फिर हो सकता है रीजन तक देखे जाए, नॉर्थ इंडिया तक देखे जाएं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके शादी के बारे में बात होना शुरू हुई और आपके घर वाले, आपके मदर फादर या घर पे जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, वो आपके लिए नॉर्थ कोरिया के रिश्ते लेकर आ रहे हैं, सिंगापुर के रिश्ते लेकर आ रहे हैं, थाईलैंड के रिश्ते लेकर आ रहे हैं, म्यांमार के रिश्ते लेकर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमेशा हमारे सोशल रिलेशनशिप हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट से बनते हैं कि आसपास क्या है सबसे पहले, और वो सोशल रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। मैरिज हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, नफरत भी आ जाती है इसके अंदर, आपके इंट्रैक्शन आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स तो हैं ही यहाँ पर शामिल, और ये सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर सोशल रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, आपका टेम्परामेंट, आपकी मोरालिटी, ठीक है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड में काम करने वाले जो पर्सन्स होते हैं, दे कोलैबोरेट विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इंसान की जो पास, अभी मैंने आपको बताया कि इंसान की जो पास एंसेस्ट्री होती है, जो हिस्ट्री होती है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन की फील्ड में जो लोग होते हैं सिंपली उनको एजुकेशनिस्ट बोला जाता है। एजुकेशन कोई एक प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होता है। न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, सोशल वर्कर्स को आप सोशल वर्कर ना कह के सोशियोलॉजिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। काउंसलर्स, और ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज के साथ संबंध रखने वाले लोग जो होते हैं उनके साथ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मिलकर काम करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा सर
कॉग्निटिव साइकोलॉजी का दायरा इतना बड़ा नहीं था। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो लोग थे वो न्यूरो साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो थे वो जो हैं काम कर रहे थे, उनका दायरा भी इतना बड़ा नहीं था। वो भी जो काम कर रहे थे वो न्यूरो साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जूलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो दायरा है वो इतना बड़ा क्यों है कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, काउंसलर, और इसमें एंड में जाके राइटर ने बोला कि ऑलमोस्ट हर एक फील्ड, हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज के साथ एसोसिएटेड लोगों के साथ इनका एसोसिएशन होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट को समझना, इंसान के शारीरिक विकास को समझना इजी है, लेकिन डेवलपमेंट के दायरे को समझने के लिए इंसान हर एक जो फैक्टर के साथ एसोसिएट करता है अपने आप को, हर एक फैक्टर का प्रभाव या हर एक फैक्टर से, हर एक सोशल कॉन्टेक्स्ट से जिससे इंसान घिरा हुआ है, उसको समझने के बाद ही आप एक पर्सन को समझ सकते हो कि इसकी डेवलपमेंट के डायमेंशंस क्या हैं, या इस पर्सन की डेवलपमेंट कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से प्रभावित हुई है। जहां पर हमारा जो कंसर्न होता है वो कंसर्न होता है विद रिस्पेक्ट टू, दोनों बातें आ गई अब यहां पर जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी, वेयर देयर इज अ कंसर्न फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ग्रोथ का दायरा भी सोशियो कल्चरल फैक्टर के साथ ऐसे एसोसिएटेड होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो जहां पर एक औरत का ख्याल रखा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिला, अच्छी डाइट मिली, तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी पैदा होने के टाइम पर भी अच्छी होगी और आगे भी अच्छी होगी अगर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब अगर कोई एक लेडी है वो ऐसी सोसाइटी से बिलोंग कर रही है, जैसे वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है, सोसाइटी को चलो हटा भी दो डिस्कशन से, ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहां पर उसके घर परिवार के जो लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो वो प्रेग्नेंट है भी तब भी वो ईंट के भट्टे उठा उठा कर लेकर जा रही है। उसका न्यूट्रिशन उसके बेबी को कैसा मिल रहा है उसके वॉर्म के अंदर, उसकी कोक के अंदर, उसको कुछ नहीं पता। और बच्चा पैदा होने के बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये लक फैक्टर पर डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ भी जो है यहां पर हमने जान लिया इस एग्जांपल से कि वो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल है। और बड़ा जो दायरा होता है डेवलपमेंट, इसका तो लेना देना है ही विद रिस्पेक्ट टू, जैसा कि हमने 3 टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करे थे, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई आकांक्षा कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, और भी ब्रांचेस और भी साइकोलॉजी की जो स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।